This topic is very important from every competitive exam point of view. So let's start. हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. एज वी नो, राइबोसोम वो मशीनरी है जो आपके प्रोटीन्स को बनाती है. राइबोसोम वो मशीनरी है, प्रोटीन फैक्ट्री है आपकी सेल की, जो आपके प्रोटीन्स को बनाती है. So we have our ribosome, that is protein factory ऑफ सेल. ठीक है, आपके राइबोसोम में प्रोटीन बना दिए हैं, ट्रांसलेशन करा दिया है, प्रोटीन बन रहा है. अब उनको कहां तक लेके जाना है? उनकी डेस्टिनेशन तक लेके जाना है. ठीक है, तो वो हम करेंगे प्रोटीन ट्रैफिकिंग. अगर आप देखो तो राइबोसोम की दो लोकेशंस होती हैं. राइबोसोम की दो लोकेशंस होती हैं. फर्स्टली, या तो राइबोसोम अटैच होगा आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर. योर राइबोसोम कैन बी अ पार्ट ऑफ rough endoplasmic reticulum, or it could be free cytosolic. या तो आपका राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम होगा, और कौन सी मेम्ब्रेन से बाउंड होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से बाउंड होगा. या फिर दैट वुड बी फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम्स. डन. तो राइबोसोम हमने देख लिया. अब क्या कोई डिफरेंस है इस मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम और इस फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम में? हाँ जी है, दोनों में डिफरेंस है. वो क्या है? जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है, जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है, वो कौन से प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है? वो उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस कराता है जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. सिंथेसाइज प्रोटीन्स फॉर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. अब दैट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आ गया? ER, गोल्जी, लाइसोसोम्स, एंडोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड फाइनली सिक्रीटरी प्रोटीन्स. सिक्रीटरी प्रोटीन्स क्या होते हैं? सिक्रीटरी प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो आपके सेल से सिक्रीट आउट होते हैं, सेल के बाहर जाते हैं. सिक्रीटरी प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो सेल एक्सटीरियर में जाते हैं, सेल से बाहर जाते हैं. तो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम क्या करता है? उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस कराता है जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. दैट इज ER, गोल्जी, लाइसोसोम, एंडोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिक्रीटरी प्रोटीन्स. ये सारे प्रोटीन्स आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम बनाता है. वहीं पे अगर हम बात करें फ्री
साइटोसोलिक राइबोसोम की, तो ये कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस कराता है? ये उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस कराता है जो या तो न्यूक्लियस में है या क्लोरोप्लास्ट में है, आपके पर ऑक्सीजोम्स में हैं, साइटोसोल हैं, या फिर जो पेरिफेरल प्रोटीन है, और पेरिफेरल प्रोटीन भी वो वाले जो टुवर्ड्स साइटोसोल हैं। तो जो आपका फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम्स हैं वो उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस कराता है जो न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, पर ऑक्सीजोम, साइटोसोल या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन्स भी वो प्रोटीन्स जो साइटोसोलिक पार्ट पर हैं। ये होगा डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ किसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है। उसके बाद एक डिस्टिंक्शन जो है वो ये है कि जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है वो फॉलो करता है को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम फॉलो करता है को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन अपने प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। को मीन्स साथ में, इसी के साथ कौन सा वर्ड है? ट्रांसलेशनल। किसके साथ में? ट्रांसलेशन के साथ में। ये वो ट्रांसलोकेशन है जहां पे प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट उसके ट्रांसलेशन के साथ ही शुरू हो जाता है। रिपीट कर रही हूं, को मीन्स साथ में, किसके साथ में? ट्रांसलेशन के साथ में। तो ये वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या वो मेथड है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का, प्रोटीन ट्रैफिकिंग का, जब प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट है, अभी ट्रांसलेशन चल रहा है, प्रोटीन पूरा नहीं बना, उसके साथ ही ट्रांसलेशन के साथ ही प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम्स की, तो दीज फॉलो पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। पोस्ट मीन्स बाद में, तो इनमें जो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है वो बाद में स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन के। दैट मीन्स पहले ट्रांसलेशन को पूरा किया जाएगा, प्रोटीन पूरा बनाया जाएगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया जाएगा। सो दैट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। तो अब हम शुरू करेंगे, ये हमारा बेसिक हो गया राइबोसोम का। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले जिन्होंने प्रोटीन ट्रैफिकिंग को स्टडी करना शुरू किया। तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग सबसे पहले जो स्टडी की गई थी दैट वाज यूजिंग सिक्रीटरी प्रोटीन्स। तो फर्स्ट पर्सन to study protein trafficking was George Palade. First person to study protein trafficking was George Palade. किस पे काम कर रहे थे? सिक्रीटरी प्रोटीन्स पर काम कर रहे थे। उन प्रोटीन्स पर काम कर रहे थे जो आपके सेल से सिक्रीट आउट होते हैं, सेल के बाहर जाते हैं। कौन सी सेल पर काम कर रहे थे? पेनक्रियाटिक सेल्स पर काम कर रहे थे। अब क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिकली पेनक्रियाटिक सेल ही क्यों?
पैनक्रियाटिक सेल इसलिए क्योंकि हमें पता है पैनक्रियाटिक सेल की जो सिक्रीशंस हैं उनका फाइनल लोकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन है। पैनक्रियाटिक सेल्स के जो प्रोटीन्स हैं वो पैनक्रियाटिक सेल्स में बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअल फंक्शन जहाँ करते हैं दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने के लिए पैनक्रियाटिक सेल से बाहर आना पड़ेगा। तो पैनक्रियाटिक सेल्स के जो प्रोटीन है वो सिक्रीटरी प्रोटीन्स हैं, मतलब अपनी सेल के बाहर काम करते हैं। तो इन्होंने उन्हीं को टारगेट करते हुए पैनक्रियाटिक सेल को यूज किया। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज अबाउट कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया या फिर कैसे इसका कंक्लूजन आया, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे with the course of time that will be used in experimental based questions. So let's see what he actually did. What he did, इन्होंने यूज किया रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड को। He used radio labeled amino acids. क्या किया इन्होंने एक मीडियम पर पैनक्रियाटिक सेल को रखा और उन पैनक्रियाटिक सेल्स के साथ इन्होंने रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड को रखा। पैनक्रियाटिक सेल को रखा और उसके साथ रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड को रखा। अब रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड को यूज करके सेल अपने प्रोटीन्स बनाएगा और जो वो प्रोटीन बनाएगा वो रेडियो लेबल्ड हो जाएंगे। बिकॉज द अमाइनो एसिड्स रेडियो लेबल हो गए हैं तो जो प्रोटीन्स बनेंगे दैट विल ऑल्सो बी रेडियो लेबल्ड और आप ऑटो रेडियोग्राफी से उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने भी यही किया, इन्होंने पैनक्रियाटिक सेल को रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड्स के साथ रखा। तो जब इन्होंने ऑब्जर्व किया इन्होंने जो रेडियो लेबल्ड प्रोटीन्स था उनको ER में देखा। जब ऑब्जर्व किया गया फाउंड रेडियो लेबल्ड प्रोटीन्स। रेडियो लेबल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो सेल ने अभी अभी सिंथेसाइज किए हैं। इन्होंने रेडियो लेबल्ड प्रोटीन्स को ER में देखा। उसके बाद उन्होंने इस मीडियम को चेंज करते हुए नॉन रेडियो लेबल अमाइनो एसिड्स में रख दिया और फिर दोबारा ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने थोड़ी देर बाद सेल को ऑब्जर्व किया तो ये जो रेडियो लेबल प्रोटीन थे ये इन्हें गोल्जी अपैरेटस में दिखे। फिर जब थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया नेक्स्ट रेडियो लेबल दिखे सिक्रीटरी वेसिकल्स में एंड फाइनली इनको ये जो प्रोटीन्स थे रेडियो लेबल प्रोटीन्स थे फाइनली इनको सेल एक्सटीरियर में दिखे। दैट इज जब उन्होंने सिंथेसाइज कराए रेडियो लेबल प्रोटीन्स तो सबसे पहले रेडियो लेबल प्रोटीन्स दिखे ER में, थोड़ी देर बाद गोल्जी अपैरेटस में, थोड़ी देर बाद सिक्रीटरी वेसिकल्स में एंड फाइनली टू द सेल एक्सटीरियर। तो उन्हें ये तो पता था कि पैनक्रियाटिक सेल हैं तो प्रोटीन सिक्रीट आउट होंगे ही होंगे। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया, इससे जॉर्ज पैलेट ने कंक्लूड किया कि सिक्रीटरी पाथवे दैट इज वो पाथवे जो आपके सिक्रीटरी प्रोटीन्स फॉलो करते हैं, जिस पाथ के थ्रू सिक्रीटरी प्रोटीन्स राइबोसोम से फाइनली सेल के एक्सटीरियर में जाते हैं। वो कौन सा पाथवे है? सबसे पहले प्रोटीन्स आर फाउंड इन ER, then proteins go to Golgi, then they go to secretory vesicles and finally to the cell exterior. That is इन्होंने सिक्रीटरी पाथवे को डिस्कवर कर लिया। उसके बाद ये डिस्कवर किया गया कि जो लाइसोसोम्स और एंडोसोम्स के प्रोटीन हैं वो इस पाथवे का पार्ट
शेयर करते हैं। दैट इज जो लाइसोसोम्स और एंडोसोम्स के प्रोटीन्स हैं वो ER और गोल्जी तक जाते हैं और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक चले जाते हैं। और भी डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो इस पाथवे के अलोंग मूव करते हैं। दैट इज क्या डिस्कवर किया गया? प्रोटीन्स ऑफ एंडोसोम्स एंड lysosomes move into ER, Golgi and finally to their destination. So this was about जॉर्ज पैलेट। जब उन्होंने सिक्रीटरी पाथवे पढ़ा, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? ही ऑब्जर्व दैट इनिशियली दीज आर योर, इनिशियली जो आपके इनिशियली जो आपके रेडियो लेबल प्रोटीन्स थे वो दिखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, देन वो दिखे गोल्जी में, and finally in the secretory vesicles and to the final location that was cell exterior. And this, by this he concluded the secretory pathway, that is ER, Golgi, secretory vesicle and cell exterior. Now so यहां तक हमें secretory proteins तो पता चल गए, that means, और हमें क्या पता चल गया? एंडोसोम, लाइसोसोम, सिक्रीटरी प्रोटीन सबको सबसे पहले ER में आना है। तो ER तक ये वाले जो आपके प्रोटीन्स हैं, जो ये प्रोटीन्स हैं आपके, दैट आर सिंथेसाइज्ड ऑन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, फर्स्टली सबसे पहले कहाँ आएंगे? सबसे पहले ये आएंगे प्लाज्मा में, सबसे पहले ये आएंगे ER में। सबसे पहले कहाँ आएंगे? ER में। तो जब हम बात करते हैं दैट इज को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ पे लाएंगे? ER पे लाएंगे। तो मेमेलियन सेल में मोस्टली जो प्रोटीन्स होते हैं वो को ट्रांसलेशनली मूव करते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन जो हैं वो पोस्ट ट्रांसलेशनली भी मूव करते हैं। कुछ प्रोटीन्स पोस्ट ट्रांसलेशनली भी जाते हैं। मैं रिपीट कर रही हूं, मेमेलियन सेल में मोस्टली ER में जाने वाले प्रोटीन, मेमेलियन सेल में मोस्टली ER में जाने वाले प्रोटीन को ट्रांसलेशनल पाथवे से जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स इन मेमेलियन सेल एंड सम प्रोटीन्स ऑफ यीस्ट सेल, कुछ प्रोटीन्स यीस्ट सेल के पोस्ट ट्रांसलेशन से भी ER में जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिक्रीटरी, एंडोसोम, लाइसोसोम के प्रोटीन्स हैं वो को ट्रांसलेशनल पाथवे फॉलो करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कुछ प्रोटीन्स ER में जाने के लिए पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे को भी यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद को ट्रांसलेशनल पाथवे। तो आपको क्या क्या पता है अभी तक को ट्रांसलेशनल पाथवे के? को ट्रांसलेशनल पाथवे की अगर हम बात करें तो को मीन्स साथ में, किसके साथ में? ट्रांसलेशन के साथ में। प्रोटीन्स एंटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलोंग विद ट्रांसलेशन। मतलब अभी ट्रांसलेशन हो रहा है, प्रोटीन का पूरा सिंथेसिस नहीं हुआ है, उससे पहले ही प्रोटीन ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है। प्रोटीन की एंट्री ER में स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन की एंट्री ER में स्टार्ट हो जाती है ट्रांसलेशन के साथ साथ। किन राइबोसोम्स के लिए है? मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स पर आपको को ट्रांसलेशनल पाथवे देने को मिलता है।
किन प्रोटीन्स के लिए है? जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के प्रोटीन है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो प्रोटीन है दैट इज ER, गोल्जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स, एंडोसोम्स और सिक्रीटरी प्रोटीन्स के लिए आपको को ट्रांसलेशनल पाथवे देखने को मिलता है। अब मैकेनिज्म पढ़ेंगे को ट्रांसलेशनल पाथवे का। उसके स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है या फिर फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम है, दोनों पहले साइटोसोल में ही प्रेजेंट होते हैं। रिपीट कर रही हूं मैं, अगर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है या फिर साइटोसोलिक राइबोसोम है, दोनों ही पहले जो होते हैं आपके साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो सबसे पहला स्टेप है आपका, जो सबसे पहला स्टेप है आपका को ट्रांसलेशनल पाथवे का, जो पहला स्टेप है आपका को ट्रांसलेशनल पाथवे का, वो यही है अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू ER। फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा राइबोसोम में कुछ प्रेजेंट होगा तभी तो वो ER तक जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके राइबोसोम को ER तक ले जाने के लिए राइबोसोम के पास कुछ नहीं है। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा वो प्रोटीन खुद डिसाइड करेगा कि राइबोसोम को ER तक जाना भी है या नहीं जाना। राइबोसोम खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि उसे ER तक जाना है या नहीं जाना। राइबोसोम जो प्रोटीन ट्रांसलेट करता है, सिंथेसाइज करता है, वो डिसाइड करता है कि राइबोसोम को ER तक जाना है या नहीं जाना। सो ये रहा आपका राइबोसोम, और ये रहा आपका प्रोटीन। क्या है प्रोटीन के पास जो बताएगा कि जाना है या नहीं जाना? प्रोटीन के पास एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है। प्रोटीन के पास एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है जिसको हम बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस। प्रोटीन के पास एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है जिसे हम बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस बताता है राइबोसोम को कि उसको ER से जाके अटैच होना है। तो क्या काम करता है सिग्नल सीक्वेंस? क्या है? गाइड करता है राइबोसोम टू ER। कैसा है? हाइड्रोफोबिक, अमाइनो एसिड का बना होता है। 20 से 25 अमाइनो एसिड्स का बना है। एंड फाइनली एन टर्मिनस पे प्रेजेंट होता है। और एक और प्रॉपर्टी है, क्लीवेबल है। सिग्नल सीक्वेंस वो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का, किस पर प्रेजेंट है? न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स पर प्रेजेंट है। गाइड करता है राइबोसोम को ER तक। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का बना है, 20 से 25 अमाइनो एसिड्स का बना है, एंड टर्मिनस पे प्रेजेंट है, और क्लीवेबल है बाय सिग्नल
पेप्टिडेज। एंड इसी के साथ दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्नल सीक्वेंस की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स है सब अच्छे से पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस आ गया। अब सिग्नल सीक्वेंस कैसे गाइड करता है? आपके सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। आपके सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है SRP। सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, दैट इज SRP। ये SRP क्या करता है? ये SRP ये आपकी ER है। ER पर प्रेजेंट है SRP रिसेप्टर। ER पर प्रेजेंट है SRP रिसेप्टर। और ये जो आपका सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है राइबोसोम को लेके आता है SRP रिसेप्टर तक। सबसे पहले सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है सिग्नल सीक्वेंस को और फिर इसको लेके आता है SRP रिसेप्टर तक। इससे रिलेटेड आपको एक बात याद रखनी है, जैसे ही आपका सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल सिग्नल सीक्वेंस को बाइंड करता है, यहां पर ट्रांसलेशन होल्ड हो जाती है। SRP के सिग्नल सीक्वेंस पर बाइंड होते ही ट्रांसलेशन होल्ड हो जाती है और SRP रिसेप्टर तक लेके आया आपका SRP पार्टिकल। SRP लेके आया आपको राइबोसोम को SRP रिसेप्टर तक। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है GTP हाइड्रोलिसिस। GTP हाइड्रोलिसिस होते ही SRP रिमूव हो जाता है। SRP रिमूव हो जाता है आपके सिग्नल सीक्वेंस से एंड जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन एंटर्स ट्रांसलोकोन। एक बार देख लेते हैं इस स्लाइड में हमने कहां तक मैकेनिज्म पढ़ा है। देखो, सबसे पहले राइबोसोम के पास खुद का कुछ नहीं है जो उसको लेके जाए ER तक। राइबोसोम को ER तक ले जाने वाला हमारा सिग्नल सीक्वेंस जो आपके न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन पर प्रेजेंट होता है। इसको रिकॉग्नाइज करता है SRP सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, जो क्या करता है? प्रोटीन को राइबोसोम को लेके आता है SRP रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट है ER के ऊपर, क्योंकि प्रोटीन को ER के अंदर जाना है। GTP हाइड्रोलिसिस होता है जिसके साथ SRP रिमूव हो जाता है। SRP के रिमूव होते ही प्रोटीन ट्रांसलोकोन के अंदर चला जाता है एंड ट्रांसलेशन रिज्यूम हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है ये ट्रांसलोकोन है क्या? ये ट्रांसलोकोन आपका मेम्ब्रेन का चैनल है। मेम्ब्रेन चैनल है मेम्ब्रेन चैनल है
और इस चैनल के थ्रू आपका जो प्रोटीन है वो एंटर करता है ईआर के अंदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकोन, दैट इज अ ट्रांसलोकोन इज अ मेम्ब्रेन चैनल जिसकी हेल्प से जो आपका न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है वो ईआर ल्यूमेन में एंटर करता है। विद दिस ईआर ल्यूमेन में अब इसको ठीक है हमने एंट्री तो दिला दी, लेकिन फाइनली पूरा प्रोटीन जो है वो ल्यूमेन में कैसे पहुंचता है। आपको पता है ट्रांसलेशन कंटिन्यू हो चुकी है, ट्रांसलेशन रिज्यूम हो चुकी है। तो जैसे जैसे ट्रांसलेशन होगी, जैसे जैसे ट्रांसलेशन होगी वैसे वैसे जो आपका प्रोटीन है उसकी लेंथ बढ़ेगी, एंड लेंथ बढ़ने से एक फोर्स जनरेट होता है। जैसे जैसे ट्रांसलेशन प्रोसीड करती है लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इंक्रीजेस, और उसकी लेंथ बढ़ने से एक फोर्स जनरेट होता है जो पुश करता है आपका प्रोटीन को इनटू द ईआर ल्यूमेन। बिकॉज of translation, a force is generated that pushes polypeptide into ER ल्यूमेन। नाउ एंड फाइनली जो आपका सिग्नल सीक्वेंस है उसको सिग्नल पेप्टिडेज क्लीव कर देंगे। हम शुरू से देखेंगे हुआ क्या। को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट क्या है। सबसे पहले को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट वो ट्रैफिकिंग है प्रोटीन की जो शुरू होती है जब प्रोटीन अभी सिंथेसाइज हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रही है, उसके साथ ही प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ईआर में स्टार्ट हो जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स पर होता है और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के प्रोटीन्स बनाने के लिए होता है। तो कैसे होता है, सबसे पहले वेदर आपका प्रोटीन जो आपका राइबोसोम है वो साइटोसोलिक है या मेम्ब्रेन बाउंड है, प्रेजेंट वो साइटोसोल में ही होता है। इसलिए को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स टू द ईआर। लेकिन राइबोसोम के पास कोई सिग्नल नहीं है जो उसको ईआर तक ले जाए, उसके लिए उसको चाहिए होता है सिग्नल सीक्वेंस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है सिग्नल सीक्वेंस, जो आपका न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है उसके ऊपर आपका सिग्नल सीक्वेंस होता है। सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, और सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के बाइंड होते ही ट्रांसलेशन होल्ड हो जाती है। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल राइबोसोम को लेके आता है एसआरपी रिसेप्टर तक जो कि ईआर पे प्रेजेंट है। फाइनली एक जीटीपी हाइड्रोलिसिस होता है जिसकी वजह से एसआरपी जो है वो रिमूव हो जाता है। एसआरपी के रिमूव होते ही ट्रांसलेशन रिज्यूम हो जाती है और प्रोटीन एंटर करता है ट्रांसलोकोन में, एंड ट्रांसलोकोन एक मेम्ब्रेन चैनल है जिसकी वजह से प्रोटीन ईआर ल्यूमेन में एंटर करता है। नाउ एंटर होने के बाद स्टार्ट हो गई एंट्री, लेकिन जब ट्रांसलेशन चल रही होती है तो प्रोटीन की लेंथ कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है और उसकी लेंथ बढ़ने से एक फोर्स जनरेट होता है जो पुश करता है आपके प्रोटीन को इनटू द ईआर ल्यूमेन। ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताया, अ फोर्स इज जनरेटिंग दैट पुशेस पॉलीपेप्टाइड इनटू ईआर ल्यूमेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको को ट्रांसलेशनल या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल के बीच में डिफरेंस आएगा, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आएंगी, वहां पे ये पॉइंट इंक्लूड किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है को ट्रांसलेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन की लेंथ इंक्रीज होने से फोर्स जनरेट होता है जो ईआर ल्यूमेन में पुश करता है। एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन्स। देखो, here we have our signal sequence. It is recognized by signal recognition particle, attaching it to signal recognition SRP particle receptor, and then
द मूवमेंट हैज स्टार्टेड, हेयर वी हैव सिग्नल पेप्टिडेज जिसने इसको क्लीव करके फाइनली ER ल्यूमन में एंट्री दिला दी. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स. अब ये तो बात हो गई उन प्रोटीन्स की जिनको ER ल्यूमन के अंदर जाना है. ER ल्यूमन के अंदर जाएंगे, गोल्जी ल्यूमन के अंदर जाएंगे, फिर वेसिकल्स में पैक होके बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी तो हैं जो मेम्ब्रेन्स पर प्रेजेंट है. कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन्स पर प्रेजेंट है. तो उनको कैसे इंसर्ट किया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर? एक चीज याद रखोगे, अगर प्रोटीन्स ल्यूमन में फंक्शनल है तो वो ER ल्यूमन के अंदर आएंगे. लेकिन अगर वो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो ER मेम्ब्रेन के अंदर ही जाएंगे और फिर मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे. क्या बोला मैंने यहाँ पे? इफ प्रोटीन्स आर फंक्शनल इन ल्यूमन, अगर ल्यूमन में फंक्शनल हैं देन वो कहाँ एंटर करते हैं? ER ल्यूमन में एंटर करते हैं. लेकिन अगर प्रोटीन्स, इफ प्रोटीन्स आर फंक्शनल इन मेम्ब्रेन तो वो एंटर करेंगे ER मेम्ब्रेन में और मेम्ब्रेन से ही, मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही उनका ट्रांसपोर्ट होगा. ये वाले प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कभी भी ER ल्यूमन में एंटर नहीं करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है. अगर ल्यूमन के प्रोटीन्स हैं, लाइसोसोम ल्यूमन में है या एंडोसोम ल्यूमन में है तो ही वो ER ल्यूमन में एंटर करेंगे, वरना नहीं कर सकते. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन. इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारे जो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इनको मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट कैसे किया जाता है, दैट इज इंसर्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैसे होता है. सिग्नल सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस पता चल गया. सिग्नल सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? इन शॉर्ट एंड क्रिस्प, सिग्नल सीक्वेंस का काम है आपके प्रोटीन को ER ल्यूमन तक लाना. ER तक लेके आना, ले आएगा. ठीक है. अब एक बात बताओ, प्रोटीन को मेम्ब्रेन, ER मेम्ब्रेन में जाना है तो भी तो ER तक आना पड़ेगा ना. सिग्नल सीक्वेंस का इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आपके प्रोटीन को ER तक लेके आता है. गुड, वेरी गुड. अब अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो भी तो ER तक आएगा ही आएगा ना. दैट मीन्स मेम्ब्रेन प्रोटीन हो या ER ल्यूमन का प्रोटीन है, सिग्नल सीक्वेंस तो है ही. और अगर पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स बताए गए हैं तो ये भी पता होगा कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर कैसे अटैच होते हैं. याद होना चाहिए अगर पिछला लेक्चर देखा है तो. इंटीग्रल प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को इंसर्ट करने के लिए हमें चाहिए अल्फा हेलिकल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस. देखो ये रही आपकी मेम्ब्रेन और ये रहा आपका प्रोटीन. तो इसको मेम्ब्रेन के अंदर एंकर करने के लिए क्या चाहिए? अल्फा हेलिकल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस चाहिए जो आपका ये रहा. और इसको ER तक लाने के लिए क्या चाहिए? सिग्नल सीक्वेंस. तो इंसर्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में दो इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस काम करते हैं. एक है सिग्नल सीक्वेंस और दूसरा आपका है टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस.
मेम्ब्रेन प्रोटीन को मेम्ब्रेन में इंसर्ट करने के लिए दो सीक्वेंसेस की जरूरत है, दैट इज सिग्नल सीक्वेंस, जिसकी प्रॉपर्टीज सेम है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सेम प्रॉपर्टीज है जो हमने पहले पढ़ी है। सिग्नल सीक्वेंस चाहिए और दूसरा सीक्वेंस चाहिए स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। सिग्नल सीक्वेंस वही काम करेगा, आपके प्रोटीन को ईआर तक लेके जाएगा, लेकिन स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस क्या करेगा, ये आपके प्रोटीन को मेम्ब्रेन में इंसर्ट करेगा। दो सीक्वेंसेस रोल प्ले करते हैं। और हमने पढ़ा सिग्नल सीक्वेंस क्लीवेबल है, वो हो सकता है, लेकिन इस केस में जब आप मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात कर रहे हो तो कुछ नॉन क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस भी होते हैं। जनरली जो आपने पढ़ा कि सिग्नल सीक्वेंस क्लीवेबल होता है, इसमें एक एक्सेप्शन है, सम नॉन क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट। और ये जो सीक्वेंसेस आपको याद रखने हैं कि ये वाले सीक्वेंसेस जो नॉन क्लीवेबल हैं वो प्रोटीन के एंड टर्मिनल्स पे नहीं होते, इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट होते। ये प्लीज याद रखिएगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में कुछ सिग्नल सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो क्लीवेबल नहीं हैं, और अगर क्लीवेबल नहीं है तो वो प्रोटीन के इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट है, एंड टर्मिनल्स पे प्रेजेंट नहीं है। दो सीक्वेंसेस का रोल हो गया, डायग्राम के थ्रू देखेंगे। दिस इज योर इंसर्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहां पे आपको दिख रहा है सिग्नल सीक्वेंस। सिग्नल सीक्वेंस क्या करेगा, लेके आएगा आपके प्रोटीन को ईआर तक। उसके बाद ये रहा आपका स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। हेयर इज योर स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस जो आपके प्रोटीन को इंसर्ट करता है। फाइनली क्या होता है, ये जो आप चैनल देख रहे हो ट्रांसलोकोन है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर क्या होता है, ट्रांसलोकोन ओपन हो जाता है, ट्रांसलोकोन की जो यूनिट्स है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाता है। शुरू से देखते हैं क्या हुआ। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन में इंसर्ट करने के लिए वी नीड टू सीक्वेंसेस, सिग्नल सीक्वेंस एंड स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। सिग्नल सीक्वेंस क्या करता है, सिग्नल सीक्वेंस आपके प्रोटीन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को ईआर तक लेके आता है, और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस, स्टॉप रोक रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसफर को रोक रहा है। कौन सा ट्रांसफर, प्रोटीन के ट्रांसफर को। स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस क्या करता है, आपके प्रोटीन को मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट करता है। यहीं पे ये हुआ, सिग्नल सीक्वेंस लेके आया, स्टॉप ट्रांसफर ने इंसर्ट कर दिया, ट्रांसलोकोन यूनिट सेपरेट आउट हो जाती हैं एंड द प्रोटीन एंटर्स योर मेम्ब्रेन। तो फाइनली आपका प्रोटीन ईआर ल्यूमेन तक, सॉरी ईआर मेम्ब्रेन तक पहुंच गया है। देखो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, अगर प्रोटीन मल्टीपास प्रोटीन है, मल्टीपास प्रोटीन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रीवियस लेक्चर, अगर मल्टीपास प्रोटीन है if a protein is multipass, अगर आपका प्रोटीन मल्टीपास है मतलब एक से ज्यादा बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तो उसके पास मल्टीपल सिग्नल सीक्वेंस और मल्टीपल स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। If a protein is multipass, then it has multiple stop transfer
and signal sequence. So this is your case of membrane proteins. Next, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. अब आपने देखा कि जो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के वो प्रोटीन्स हैं वो ईआर तक आ चुके हैं. एवरी प्रोटीन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हैज एंटर्ड योर ईआर. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ईआर टू गोल्जी. जब हमें प्रोटीन को ईआर से गोल्जी तक लेके जाना है एंड गोल्जी से फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाना है. ईआर से गोल्जी और गोल्जी से अब फाइनली अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक लेके जाना है, तो हम यूज करते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे ईआर से गोल्जी और फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए. दैट मीन्स वेसिकल्स का यूज करेंगे. तो जब हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, सारे के सारे प्रोटीन, पहला क्या होगा, ईआर में प्रोटीन्स आ गए. ईआर में प्रोटीन्स को पैक किया जाएगा और उनको भेजा जाएगा गोल्जी तक. गोल्जी में क्या किया जाएगा? सॉर्टिंग की जाएगी और फिर पैकेजिंग की जाएगी एंड फाइनली डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट. तो आप ये सोच सकते हो, जो टैग लगाना है, प्रोटीन को लाइसोसोम तक जाना है, प्रोटीन को एंडोसोम तक जाना है, प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाना है, वो जो टैग लगेंगे, एड्रेस टैग्स लगाने का काम कौन करता है? गोल्जी. ईआर सारे प्रोटीन्स को रख लेता है और उनको टैग लगा के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने का काम कराता है आपका गोल्जी. तो ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन जो हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट शुरू कर रहे हैं. दिस इज योर ट्रांसलेशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां से वेसिकल बर्ड ऑफ हुए एंड जो आपके प्रोटीन है वो ERGIC कंपार्टमेंट, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वेसिकल्स में सारे प्रोटीन्स को पैक किया, ERGIC में भेजा, उसके बाद वो प्रोटीन एंटर कर गए आपके गोल्जी अपैरेटस में. ठीक है, अब क्या होने वाला है? अब हमें देखनी है सॉर्टिंग. दैट मीन्स गोल्जी अपैरेटस को पहचानना है कि कौन से प्रोटीन को कहाँ भेजना है. तो नाउ योर प्रोटीन हैज एंटर इनटू गोल्जी अपैरेटस. क्या करने वाला है गोल्जी अपैरेटस? इसकी सॉर्टिंग करने वाला है, इसकी छानबीन करने वाला है कि कौन सा प्रोटीन किसका है. इसके लिए क्या यूज करता है? ये जो सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स के लिए क्या यूज किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है टारगेटिंग सीक्वेंस. टारगेटिंग सीक्वेंस, हर सीक्वेंस का फंक्शन याद होना चाहिए. टारगेटिंग सीक्वेंस बताता है गोल्जी को कि कौन सा प्रोटीन कौन से कंपार्टमेंट का है. जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका सीक्वेंस, यहाँ पे हम लिखेंगे टारगेटिंग सीक्वेंस और वो आपको बताएगा कि प्रोटीन की
फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। जैसे अगर है रिट्रीवल सीक्वेंस, अगर है रिट्रीवल सीक्वेंस, वो बताता है प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, कि प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रखना, आगे ट्रांसपोर्ट नहीं कर देना। रिट्रीवल सीक्वेंस बताता है कि जो आपका प्रोटीन है वो ईआर का है। अगर मैनो 6 फॉस्फेट का टैग लगा दिया, अगर मैनो 6 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है आपके प्रोटीन का, तो वो बताता है जो आपका प्रोटीन है वो लाइसोसोम का है। और अगर जनरली ऐसा होता है जो सिक्रीटरी प्रोटीन्स होते हैं ना, उन पे कोई टैग ही नहीं होता, कोई टैग नहीं होता, या फिर एक अंजम्पशन है कि जो सिक्रीटरी प्रोटीन है उनकी करेक्ट फोल्डिंग बताती है कि प्रोटीन सिक्रीटरी है। सिक्रीटरी प्रोटीन की करेक्ट फोल्डिंग बताती है कि जो प्रोटीन है वो सिक्रीटरी है। तो यहाँ पे आपने 3 टैग्स दे थे, देखिए, जो बताते हैं गोल्जी को कि प्रोटीन की डेस्टिनेशन क्या है। अगर रिट्रीवल सीक्वेंस है वो ईआर का प्रोटीन है, अगर मैनो 6 फॉस्फेट लगा हुआ है प्रोटीन के साथ, दैट इज अ लाइसोसोमल प्रोटीन, और अगर करेक्ट फोल्डिंग है दैट प्रोवाइड्स, दैट इज सिक्रीटरी प्रोटीन। रिट्रीवल सीक्वेंस या तो KDEL होगा या फिर KKX होगा, दैट इज लाइसिन एस्पार्टेट ग्लूटामिक ल्यूसिन रिपीट्स होंगे या फिर ग्लाइसिन लाइसिन रिपीट्स होंगे प्रोटीन में। मैनो 6 फॉस्फेट वेरी क्लियर, करेक्ट फोल्डिंग इज क्लियर। दिस पार्ट very important, and specifically retrieval sequence very important, you can expect a question very nicely from this part। अब मुझे इससे कुछ कंक्लूजन्स बताती हूँ आपको। देखो, इससे आपको पहली चीज मैंने बता दिया, टैग लग गया, बता देगा इस डेस्टिनेशन तक जाना है। सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, अगर प्रोटीन के ऊपर KDL लगा हुआ है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रोटीन गोल्जी में नहीं जाएगा। प्रोटीन के ऊपर KDEL सीक्वेंस या फिर रिट्रीवल सीक्वेंस लगे होने का मतलब ये नहीं है कि वो गोल्जी में नहीं जाएगा। KDEL टैग्ड प्रोटीन, अगर KDEL टैग्ड प्रोटीन है तब भी पैकेज्ड होता है वेसिकल्स में इन ER एंड बाद में रिट्रीव किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी। बाद में इसको रिट्रीव किया जाता है, लेटर रिट्रीव्ड फ्रॉम ERGIC, दैट इज एंडोप्लाज्मिक गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट से, या फिर गोल्जी से इसको रिट्रीव किया जाता है। प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। KDEL या फिर रिट्रीवल सीक्वेंस प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन ER से नहीं जाएगा। प्रोटीन तब भी वेसिकल में पैकेज होगा, गोल्जी तक जाएगा। अब वो रिट्रीव कहीं पे भी हो सकता है, ERGIC कंपार्टमेंट से भी रिसीव हो सकता है वापस, या फिर गोल्जी से। अब अगर नेक्स्ट बाय चेंजिंग द टैग्स, बाय चेंजिंग टैग्स लोकेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी चेंज्ड। जैसे मैंने आपको बताया सिक्रीटरी प्रोटीन पे कोई टैग नहीं है। अगर आप एक सिक्रीटरी प्रोटीन पे रिट्रीवल सीक्वेंस लगा दोगे, अटैच कर दोगे, प्रोटीन ER में रह जाएगा, सिक्रीट आउट नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप KDEL टैग्ड प्रोटीन को
रिट्रीवल सीक्वेंस हटा दो, KDEL टैग प्रोटीन से रिट्रीवल सीक्वेंस हटा दो, वो सीक्रेट आउट हो जाएगा बॉडी से। इसलिए मैंने पिछली स्लाइड में बोला कि आपको सारे टारगेटिंग सीक्वेंस याद होने चाहिए, ताकि अगर इन केस मॉडिफाइड क्वेश्चन आए कि हमने ये सीक्वेंस हटा के ये अटैच कर दिया, प्रोटीन कहाँ जाएगा, तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। एंड दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सिमिलरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर विच टारगेटिंग सीक्वेंस इज यूज्ड वेयर। तो अभी तक हमने, लेट्स टेक अ समरी, हमने 3 सीक्वेंसेस के बारे में बात करी। आपने 3 सीक्वेंसेस की बात करी। एक था आपका सिग्नल सीक्वेंस, एक हमने बात करी स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस की, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट थर्ड सीक्वेंस, दैट वाज टारगेटिंग सीक्वेंस। तो तीनों के फंक्शंस देख लो एक बार दोबारा से, इट विल हेल्प यू रिमेंबर दैट। फर्स्टली सिग्नल सीक्वेंस क्या करता है, लेके आता है राइबोसोम को ER तक। स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस क्या करता है, एंकर प्रोटीन टू मेम्ब्रेन। एंड फाइनली टारगेटिंग सीक्वेंस क्या करता है, गोल्जी से प्रोटीन को फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। तो ये बात हो गई आपके 3 सीक्वेंसेस जो हमने पढ़े। नाउ अब इसके बाद आपको पढ़ना है, आपके पास 3 टाइप्स ऑफ वेसिकल्स होते हैं। गोल्जी से बड ऑफ होने वाले 3 टाइप्स ऑफ वेसिकल हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर देयर रूल्स। गोल्जी से टाइप्स ऑफ वेसिकल्स, वो वेसिकल्स जो आपके गोल्जी से बड ऑफ होते हैं, मतलब गोल्जी से निकलते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं, वो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट इज COP 1, another one is COP 2, and third one is Clathrin coated। और यहाँ पे COP जो है, COP COP stands for coat proteins। कोट प्रोटीन्स सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ वेसिकल है, COP1, COP2 और क्लेथरिन कोटेड। COP स्टैंड्स फॉर कोट प्रोटीन्स। ये दोनों वो वेसिकल्स हैं जो कोट प्रोटीन्स की लेयर के साथ प्रेजेंट है, और क्लेथरिन कोटेड में प्रोटीन जो है, वेसिकल जो है, उसके ऊपर क्लेथरिन की कोटिंग है। COP1 क्या करता है, COP1 पीछे की डायरेक्शन में जाता है। पीछे की डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये आपका सीक्वेंस है, सबसे पहले ER, देन ER, GIC, सिस गोल्जी, एंड फाइनली ट्रांस गोल्जी। तो जो आपका COP1 है वो पीछे की डायरेक्शन में काम करता है। पीछे की डायरेक्शन का मतलब ये है, या तो प्रोटीन को ट्रांस से गोल्जी तक लेके जाएगा, सिस से वापस ER तक लेके जाएगा, ट्रांस गोल्जी से सिस गोल्जी तक लेके जाएगा, सिस गोल्जी से प्रोटीन को वापस ER तक लेके जाएगा, या फिर ERGIC जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है वहां से वापस ER तक लेके जाएगा। रेटेरोग्रेड काम करता है, पीछे की तरफ काम करता है। ट्रांस गोल्जी से सिस गोल्जी तक लेके जाएगा, पीछे लेके जा रहा है वापस, या फिर सिस गोल्जी से ER तक लेके जाएगा, या फिर ERGIC से वापस ER। किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिट्रीवल का काम कर रहा है, प्रोटीन को रिट्रीव करने का काम कर रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें
यही सीक्वेंस मैं दोबारा लिख रही हूं। तो अब कोप सेकंड का काम क्या है, ये आपका आगे की तरफ लेके जाएगा, ईआर से ERGIC से, ER से सिस गोल्जी, सिस से ट्रांस। तो आगे की तरफ ले जाने का काम करता है आपका कोप सेकंड। फाइनली क्लेथरीन कोटेड जो होता है दैट फंक्शंस एंड फाइनली जो आपका क्लेथरीन कोटेड है ये क्या करता है, ये आपका ट्रांस गोल्जी से प्रोटीन्स को लेके जाता है एंडोसोम, लाइसोसोम या फिर प्लांट वैक्यूल तक। लेट्स समराइज दिस। जो वेसिकल्स गोल्जी से बड ऑफ होते हैं वो 3 टाइप्स के हैं, कोप 1, कोप 2, क्लेथरीन कोटेड। COP कोप स्टैंड्स फॉर कोट प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स वेसिकल को लेयर करते हैं। कोप 1 क्या करता है, पीछे की तरफ काम करता है, बैकवर्ड मूवमेंट शो करता है, प्रोटीन को ट्रांस से गोल्जी सिस गोल्जी की तरफ लेके जाता है, सिस गोल्जी से प्रोटीन को वापस ER में लेके जाता है या फिर ERGIC कंपार्टमेंट से वापस ER तक लेके जाता है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा रिट्रीवल का काम कर रहा है प्रोटीन के। सेकेंड कोप 2 की बात करें तो ये प्रोटीन को आगे की डायरेक्शन में लेके आता है, ER से ERGIC तक, ER से सिस गोल्जी, फिर सिस गोल्जी से ट्रांस गोल्जी तक। क्लेथरीन कोटेड की बात करूं तो ये प्रोटीन को ट्रांस गोल्जी से एंडोसोम, लाइसोसोम या प्लांट वैक्यूल्स तक लेके जाता है। दिस आर द टाइप्स ऑफ वेसिकल्स एंड remembering this is very important. Then we have, जब हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं उसमें 3 चीजें होती हैं। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में 3 चीजें होती हैं। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म नहीं याद करने, यहाँ पे आपको जो जो प्रोटीन्स इस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे होते हैं उनको याद रखना है, उनके नाम को याद रखना है। सबसे पहले वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में 3 चीजें होती हैं। क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल होता है, वेसिकल फॉर्मेशन होता है, उसके साथ वेसिकल की बडिंग होती है, मतलब वेसिकल क्या करता है, जो ट्रांस गोल्जी है उसे बड ऑफ होता है, निकलता है। एंड फाइनली वेसिकल जो टारगेट है उस पे जाके फ्यूज होता है। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में 3 चीजें होती हैं, वेसिकल का बनना होता है, उसके बाद वेसिकल का बडिंग होता है, ट्रांस गोल्जी से बड ऑफ होना है वेसिकल को, और फाइनली वेसिकल को अपने टारगेट पे जाके फ्यूज करना है। तो जब हम वेसिकल फॉर्मेशन की बात करते हैं वहां पे यूज होते हैं हमारे प्रोटीन रैस एंड रैन। जब आप बात करते हो वेसिकल बडिंग की वहां पे यूज होता है ARF123, और वेसिकल फ्यूजन में काम करते हैं आपके स्नेयर प्रोटीन और रैप प्रोटीन। एंड ये सारे प्रोटीन्स जो हैं ये GTP बाइंडिंग प्रोटीन। आपको मैकेनिज्म्स नहीं पढ़ने, बट आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेज पे कौन सा प्रोटीन काम कर रहा है। सबसे पहले सारे प्रोटीन्स जो यहाँ पे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं सारे के सारे GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। तो जब वेसिकल फॉर्मेशन होता है वहां पे रैस और रैन यूज किया जाता है,
जब वेसिकल बडिंग होती है वहां पे ARF123 यूज किया जाता है, और फाइनली फ्यूजन में स्नेयर प्रोटीन यूज होता है। तो वेसिकल के ऊपर जो प्रोटीन होता है, वेसिकल के ऊपर होता है पी स्नेयर, एंड टारगेट दैट इज जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसके ऊपर होता है टी स्नेयर। एंड फॉर योर हेल्प आई हैव एडेड द डायग्राम हियर। जो थेटरिंग है, मतलब अपनी डेस्टिनेशन तक लाने का काम कौन कर रहा है, रैब, एंड फाइनली फ्यूजन में हेल्प करता है स्नेयर प्रोटीन्स। तो दिस इज अबाउट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी ऐड किया गया है। तो लेट्स समराइज वंस अगेन बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने स्टार्ट किया कि जो हमारा प्रोटीन है वो राइबोसोम तक, राइबोसोम के ऊपर बनता है, ठीक है। अब राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड किस लिए चाहिए? मेम्ब्रेन बाउंड चाहिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के प्रोटीन के लिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रोटीन के लिए, और फ्री चाहिए ऑर्गेनल प्रोटीन्स के लिए। फिर हमने देखा ये फॉलो करता है हमारा को ट्रांसलेशनल पाथवे, और ये फॉलो करता है हमारा पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे, ठीक है। को ट्रांसलेशनल पाथवे में क्या पाथवे है? को ट्रांसलेशनल पाथवे का प्रोटीन जाएगा ईआर में, ईआर से गोल्जी, गोल्जी से जाएगा वेसिकल्स में, एंड फाइनली अपनी डेस्टिनेशन, ठीक है। क्या करता है? जर्नल सिस्टम यही है हमारा, ईआर से गोल्जी, गोल्जी से वेसिकल, एंड फाइनल डेस्टिनेशन। ईआर तक क्या लाता है? सिग्नल सीक्वेंस। ईआर से गोल्जी क्या लेके जाता है? वेसिकल्स। फिर वेसिकल्स की बात करूं तो COP1, COP2 एंड क्लेथरिन, जो उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। तो दिस इज द समराइजेशन ऑफ को ट्रांसलेशनल पाथवे जो हमने देखा। अब हम आते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। इसके लिए पोस्ट मींस बाद में, किसके बाद में? जब प्रोटीन पूरा का पूरा बन चुका है, तैयार हो चुका है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करना इज पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। नाउ प्रोटीन enters its final destination after translation। होता क्या है? जैसे ही प्रोटीन पूरा बन गया, जब प्रोटीन पूरा सिंथेसाइज हो गया, उसको साइटोसोल में रिलीज कर दिया जाता है। जब उसको साइटोसोल में रिलीज करते हैं, वहां पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो हैं उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी लोकेशन न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स तक लेके जाते हैं। कौन से ऑर्गेनेल्स के लिए काम करता है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के लिए काम करता है। कौन से राइबोसोम्स पर काम करता है? फ्री राइबोसोम।
और अगर एक सिंपल सा व्यू बताऊं क्या होता है, सिंपल व्यू बताऊं तो क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कंप्लीट होते ही प्रोटीन रिलीज्ड इनटू साइटोसोल। साइटोसोल में प्रेजेंट है आपके रिसेप्टर्स जो प्रोटीन को लेके जाते हैं फाइनल ऑर्गेनेल। सो दिस इज योर, तो इसमें एक एडिशनल चीज है कि मेमेलियन सेल में मोस्टली जो आपके ईआर प्रोटीन्स हैं वो को ट्रांसलेशनली जाते हैं। इन मेमेलियन सेल मोस्टली जो ईआर के प्रोटीन्स हैं या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो प्रोटीन्स हैं वो को ट्रांसलेशनली जाते हैं, लेकिन ईस्ट सेल में पोस्ट ट्रांसलेशन को भी यूज किया जाता है। प्लीज याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। मोस्टली जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के प्रोटीन्स हैं वो को ट्रांसलेशनली जाते हैं, लेकिन यीस्ट सेल में कुछ प्रोटीन्स पोस्ट ट्रांसलेशनली भी जाते हैं, तो उनके लिए मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। अगर हम बात करें, यहाँ पे भी मैं प्रोटीन को पोस्ट ट्रांसलेशनली, पूरा प्रोटीन बन गया है। इसमें एक चीज और याद रखनी है, इसमें चैपरोन्स का बहुत बड़ा यूज होता है। आपका जो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट है उसमें चैपरोन्स का बहुत बड़ा यूज होता है। चैपरोन्स क्या होते हैं? चैपरोन्स प्रोटीन्स होते हैं जो दूसरे प्रोटीन को उनकी अनफोल्डेड स्टेट में स्टेबलाइज करते हैं। चैपरोन्स वो प्रोटीन्स हैं जो दूसरे प्रोटीन्स को उनकी अनफोल्डेड स्टेट में स्टेबलाइज करते हैं और उनको करेक्टली फोल्ड होने में हेल्प करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट में इनका बहुत बड़ा यूज है। तो अब मैं लेके आने वाली हूं पोस्ट ट्रांसलेशन से आपके प्रोटीन को ईआर तक। इसमें क्या होने वाला है, इसमें मैकेनिज्म सेम है, सिग्नल सीक्वेंस ही यूज करेंगे। बस यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे कोई सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे एसआरपी नहीं है। उसकी जगह पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेक 62 सेक 63 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एसआरपी का काम करता है सेक 62 सेक 63 कॉम्प्लेक्स। ये है आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल दिस इज योर पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन है। कंप्लीट क्यों है? क्योंकि ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसलेशन पे अटैच्ड है चैपरोन्स जो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टेबलाइज कर रहे हैं प्रॉपरली। उसके बाद सेक्स 62 सेक्स 63 कॉम्प्लेक्स है जो क्या करने वाला है, जो आपके सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। देन थ्रू द ट्रांसलोकोन आपका जो प्रोटीन है वो ईआर ल्यूमेन में एंटर कर जाता है। इसी के साथ मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि प्लीज ये बात याद रखना, को ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन से फोर्स जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे तो ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो कैसे कैसे हम ईआर ल्यूमेन के इंटीरियर में लाने वाले हैं? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है पिप का। पिप क्या है? पिप is a chaperone that pushes polypeptide into ER lumen.
तो क्या होगा यहाँ पे बिप एक चैपरॉन है, क्योंकि फोर्स तो जनरेट कर नहीं पा रहे, बिप एक चैपरॉन है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को ER ल्यूमेन के अंदर पुश करता है। सो दिस इज वाई इस तरह से जो आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन है वो होता है। अब मैंने बताया था दिस वॉज इनिशियली वेयर वी स्टार्टेड कि हमारे जो फ्री राइबोसोम्स के जो प्रोटीन्स हैं वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम कैसे जाते हैं वो मैकेनिज्म्स हम देखेंगे। फर्स्टली यहाँ पे भी टारगेटिंग सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सी ये है आपका, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसलोकेशन। माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसलोकेशन दैट इज साइटोसोल से प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसलोकेशन इज साइटोसोल, मतलब राइबोसोम पे प्रोटीन पूरा बन चुका है, साइटोसोल में रिलीज हो चुका है, अब फाइनली वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। तो इसमें जो टारगेटिंग सीक्वेंस है दैट इज प्री सीक्वेंस। टारगेटिंग सीक्वेंस जो यहां पे हम यूज करेंगे दैट इज प्री सीक्वेंस। एंड प्लीज हम जो भी टारगेटिंग सीक्वेंस का नाम बोल रहे हैं वो याद रखना, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। टारगेटिंग सीक्वेंस कि अगर ये सीक्वेंस है तो कौन सा ऑर्गेनेल पे जाने वाला है प्रोटीन। तो यहाँ पे जो टारगेटिंग सीक्वेंस है दैट इज प्री सीक्वेंस। तो सी हमारे पास इन टोटल माइटोकॉन्ड्रिया में 4 कंपार्टमेंट हैं जहां पे प्रोटीन जाएगा। पहला कंपार्टमेंट आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दूसरा कंपार्टमेंट जो होता है वो ये होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड तीसरा कंपार्टमेंट जो होता है वो होता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और फाइनली फोर्थ कंपार्टमेंट आपका मैट्रिक्स है। वी हैव 4 कंपार्टमेंट्स जहां पे प्रोटीन जाएगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाएगा, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा, या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाएगा, या फिर मैट्रिक्स में जाएगा। हमारे पास सीक्वेंस है प्री सीक्वेंस, और हम प्रोटीन को लाएंगे मैट्रिक्स या फिर इनर मेम्ब्रेन पर। मैट्रिक्स के लिए चाहिए प्री सीक्वेंस, इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन के चलिए इंटर टारगेटिंग सीक्वेंस। यहाँ पे है आपके ट्रांसलोकॉन, जो आउटर मेम्ब्रेन के, जो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के ट्रांसलोकॉन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं टोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के ट्रांसलोकॉन हैं उन्हें बोलते हैं टॉम, और जो इनर है उन्हें बोलते हैं टिम। सबसे पहले वेदर इट इज मैट्रिक्स, चाहे वो मैट्रिक्स प्रोटीन है या वो इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दोनों टॉम को क्रॉस करते हुए इनर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां पे एंटर करेंगे। इररिस्पेक्टिव प्रोटीन मैट्रिक्स का है या इनर मेम्ब्रेन का है, दोनों टॉम को यूटिलाइज करते हुए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे, वहां पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर तो मैट्रिक्स प्रोटीन है वो टिम 23 को यूज करेगा मैट्रिक्स तक आने के लिए, और अगर इनर मेम्ब्रेन का प्रोटीन है तो वो टिम 22 को यूज करेगा इनर मेम्ब्रेन तक आने के लिए। शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमें 2 कंपार्टमेंट में लाना है प्रोटीन को, या तो मैट्रिक्स में लाना है या इनर मेम्ब्रेन में लाना है। अगर मैट्रिक्स में लाना है तो प्री सीक्वेंस है, और अगर इनर मेम्ब्रेन में लाना है तो इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस है। इररिस्पेक्टिव कहाँ लोकेशन है, दोनों टॉम को यूज करेंगे, जो आउटर मेम्ब्रेन का ट्रांसलोकॉन है उसको यूज करेंगे और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएंगे। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इनका डिस्टिंक्शन होगा। अगर मैट्रिक्स में जाना है तो टिम 23 को यूज किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसलोकॉन, और अगर इनर मेम्ब्रेन में जाना है देन इट इज टिम 23, एंड फाइनली दे गेट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। मेम्ब्रेन वाला मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो गया, मैट्रिक्स वाला मैट्रिक्स में आया,
जहां पे इसका प्री सीक्वेंस क्लीव किया गया, प्री सीक्वेंस को क्लीव करते हुए फाइनल प्रोटीन मैट्रिक्स में पहुंच गया. तो दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसलोकेशन. नेक्स्ट वी हैव, this is your chloroplast. This is your chloroplast translocation. जो आपकी क्लोरोप्लास्ट ट्रांसलोकेशन है वो माइटोकॉन्ड्रियल से सिमिलर है. यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा उसे बोलते हैं ट्रांजिएंट पेप्टाइड. यहाँ पे जो टारगेटिंग सीक्वेंस है दैट इज ट्रांजिट पेप्टाइड. यहाँ पे इन टोटल डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं. तो सबसे पहले आप देखोगे जो आउटर मेम्ब्रेन का ट्रांसलोकोन है, आउटर मेम्ब्रेन का जो ट्रांसलोकोन है दैट इज टीओसी टॉक, और जो इनर का है दैट इज टीआईसी टिक. सिमिलरली टॉक को यूटिलाइज करते हुए प्रोटीन अंदर आएगा एंड फाइनली पहुंच जाएगा यहाँ पे स्ट्रोमा रीजन पे. अगर तो स्ट्रोमा रीजन का है, याद रखना ये जब सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रोमा टारगेटिंग डोमेन है, ये प्रोटीन को कहाँ लेके आएगा, स्ट्रोमा के अंदर लेके आएगा. वहां पे जब हम क्लीव करेंगे, स्ट्रोमा टारगेटिंग डोमेन को क्लीव करते हुए प्रोटीन स्ट्रोमा में रह जाएगा. लेकिन अगर स्ट्रोमा टारगेटिंग डोमेन को क्लीव करने के बाद मिल गया थाइलाकॉइड ट्रांसफर डोमेन, मतलब आपका प्रोटीन कहाँ फंक्शनल है, थाइलाकॉइड में फंक्शनल है, तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा थाइलाकॉइड में. इनिशियली हम क्या करने वाले हैं, प्रोटीन को स्ट्रोमा तक लेके आएंगे जिसके लिए फंक्शनल है स्ट्रोमा टारगेटिंग डोमेन. स्ट्रोमा तक पहुंचने के बाद क्योंकि स्ट्रोमा टारगेटिंग डोमेन का काम खत्म तो उसको क्लीव कर देंगे. अगर क्लीव करने के बाद थाइलाकॉइड ट्रांसफर डोमेन दिख गया तो प्रोटीन थाइलाकॉइड में चला जाएगा, नहीं तो प्रोटीन विल स्टे इन द स्ट्रोमा. द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट फॉर्म दोनों जो हैं वो सिमिलर मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं फॉर देयर ट्रांसफर. नेक्स्ट वी हैव दिस इज योर न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन. दिस इज योर न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन जिसके टारगेटिंग सीक्वेंस को बोलते हैं NLS, न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सीक्वेंस. न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सीक्वेंस, इसके टारगेटिंग सीक्वेंस को बोलते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस. एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका रैन का. एंड रैन इज योर जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन. जो आपको न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन से चीजें दो याद रखनी है. जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जो इन्वॉल्व है दैट इज रैन, और कौन सा सीक्वेंस है दैट इज NLS. और इससे रिलेटेड एक चीज याद रखनी है कि ये जो है लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है. NLS सीक्वेंस जो है वो एन टर्मिनस पे लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है. इन टोटल यही 3 पॉइंट्स याद रख, NLS, लाइसिन आर्जिनिन रिच, एंड थर्ड पॉइंट इज रैन जीटीपी. होता क्या है देखो, ये आपका NLS प्रोटीन है जिससे बाइंड होंगे इंपोर्टिंग अल्फा, इंपोर्टिंग बीटा. नाम है इंपोर्ट, मतलब अंदर लेके जाएगा. तो आपके NLS के साथ वो प्रोटीन जिसके पास NLS है उसके पास इंपोर्टिन और इंपोर्टिन बीटा जुड़ गए. इन्होंने क्या किया, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना प्रोटीन के साथ, इसने जो आपका ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उससे इंटरैक्ट किया और फाइनली एंटर कर गया आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में. न्यूक्लियोप्लाज्म में एंटर करने के बाद रैन जीटीपी क्या करता है, इस
कॉम्प्लेक्स को, एनएलएस इंपोर्टिंग अल्फा इंपोर्टिंग बीटा कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करता है, बाइंड करता है आपके इंपोर्टिंग बीटा, ये आपका बीटा है, इंपोर्ट करता है, जो आपका इंपोर्टिंग बीटा है उसको लेके बाहर आ जाता है, उसको लेके न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, और फाइनली एस्पोर्टिन क्या करता है, आपके इंपोर्टिंग अल्फा को बाहर ले आता है। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियस में ले जाने के लिए चाहिए न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, दैट इज लाइसिन आर्जिनिन रिच। इसका रोल है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन के ऊपर अगर एनएलएस है तो उसके साथ इंपोर्टिंग अल्फा और इंपोर्टिंग बीटा बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद उनको न्यूक्लियोप्लाज्म में ले जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में रैन जीटीपी इनको तोड़ देता है, तीनों को अलग अलग करता है, इंपोर्टिन बीटा को लेके बाहर आ जाता है न्यूक्लियस से, और एक्सपोर्टिन जो होता है वो अल्फा को लेके बाहर आ जाता है, और प्रोटीन क्योंकि वो न्यूक्लियस का प्रोटीन था वो अंदर रह जाता है। तो दिस इज न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन ट्रैफिकिंग। हमने प्रोटीन को सिंथेसाइज कराया राइबोसोम पे और फाइनली उसको उनकी लोकेशन तक पहुंचा दिया। So this is entire concept of protein trafficking. I will suggest, because this topic is little complicated, you need to revise it again and again. आप जितनी बार भी इसको रिवाइज करेंगे that would be very very essential. और इस जो मेजर पार्ट है प्रोटीन ट्रैफिकिंग, इसमें जितने भी सीक्वेंसेस हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, उन पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड भी बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी नाइसली। सो लेट्स बिगिन विद अ फ्यू क्वेश्चंस। आई विल सजेस्ट आप लोग वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें अपने आप, एंड देन कम फॉर द एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स बिगिन। SRP selectively recognize ER signal sequence on newly synthesized protein. This is an outcome of. मैंने जब मार्क किया तो मैंने बहुत अच्छे से मार्क किया था कि जो ER सिग्नल सीक्वेंस है उसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। तो अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी याद हो तो आपने पढ़ा था दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। अगर आपको याद है कि ER सिग्नल सीक्वेंस हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का बना है तो आपको पता होगा कौन सी इंटरैक्शन शो करेगा, दैट वुड बी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और रह गई थी SRP पार्टिकल से रिलेटेड, दैट वाज आपका जो SRP पार्टिकल है उसमें RNA भी होता है और प्रोटीन भी होते हैं। SRP पार्ट दैट इज सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल में RNA भी है, प्रोटीन भी है। RNA सिर्फ एक है लेकिन प्रोटीन बहुत सारे हैं, मल्टीपल प्रोटीन्स हैं। एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट SRP इज मेड अप ऑफ RNA और प्रोटीन और इट्स जस्ट अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। KDEL सीक्वेंस ऑफ ER ल्यूमिनल प्रोटीन्स इज, याद होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। KDEL रिट्रीवल सीक्वेंस है, क्या कम करेगा, रिट्रीवल ऑफ ER ल्यूमिनल प्रोटीन्स फ्रॉम द गोल्जी। जो प्रोटीन्स आपके गोल्जी में चले गए हैं लेकिन थे ER के, वो वापस ER में लाएगा आपका KDEL सीक्वेंस। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट इन मेमेलियन सेल्स through vesicular transport is regulated by which among the following? Regulation is done by RAB. Regulation is done by RAB. रो का हमने कुछ नहीं पढ़ा। RAN we have studied in case of nuclear transport, and RAS that is in the formation. Finally snare, याद कर लो प्लीज कौन सा प्रोटीन कहाँ काम कर रहा था। Snare proteins are found in the membranes of all except the following. याद हो snare is involved in vesicular transport. तो क्या vesicular transport में mitochondria involved है? नहीं, तो snare protein क्यों present होगा? So your snare protein is not present in mitochondria. Which of the following statement about signal recognition particle is incorrect? Incorrect बतानी है। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, incorrect है या correct?
कंटेन्स आरएनए प्रोटीन, अभी बताया ये बात. इज अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन. खुद सोचो, मेम्ब्रेन से अटैच्ड है एसआरपी, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल नहीं. So this is your incorrect statement. Docks with the receptor on the surface of ER membrane, यही बताया था. SRP receptor is present on ER membrane, binds to localization signal at the end terminus of the emerging polypeptide chain. Signal sequence से bind करता है. Very correct. So the only incorrect statement is it is an integral membrane protein. So this is all about protein trafficking. I hope I was able to make you understand the concept. Thank you very much.